बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम परिवार का अध्ययन कर रहे थे। आज हम परिवार की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। देखिए, परिवार की उत्पत्ति संबंधित अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें प्रमुख है, पहला है शास्त्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो व अरिस्टो को माना गया है। इन्होंने प्राचीन ग्रीक, रोमन और यहूदी परिवारों का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि परिवार का आदिम स्वरूप पितृसत्तात्मक था। ऐसे परिवार में पुरुषों की प्रधानता थी। 1861 में सर हेनरी मेन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभिक रूप न केवल पितृसत्तात्मक ही था, वर्ण पितृस्थानीय एवं पितृवंशीय भी था। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हेनरी मेन का मत है कि पितृसत्तात्मक परिवारों का जन्म बाद में हुआ। जब आर्थिक दशाओं व स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो परिवार पितृसत्तात्मक से मातृसत्तात्मक में परिवर्तित हो गई। परिवार की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रीफॉल्ट आदि प्रमुख विद्वान हैं। इन लोगों की मान्यता है कि समाज में प्रारंभिक स्तर में विवाह एवं परिवार जैसी संस्थाएं नहीं थी, बल्कि जैसा कि हम पशुओं में देखते हैं कि कोई पशु अपनी जाति के किसी भी पशु से यौन संपर्क स्थापित कर सकता है, उसी प्रकार की व्यवस्था मनुष्यों में भी थी। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता था। इस अवस्था को उन्होंने यौन साम्यवाद या कामाचार की अवस्था कहा। विवाह एवं परिवार जैसी संस्थाओं का विकास तो बाद के युगों में हुआ था। अपने मत की पुष्टि करने के लिए इन विद्वानों ने त्योहारों के अवसर पर स्वेच्छाचार, पत्नी विनिमय, एक्सचेंज ऑफ वाइफ, पत्नी उधारी, वर्गात्मक सृजन शब्दावली, अतिथि सत्कार के लिए पत्नियों को प्रस्तुत करना आदि प्रमाणों का सहारा लिया। मॉर्गन का मत है कि आदिम समाजों में सिर्फ एक मात्र समूह होता था जिसमें यौन स्वतंत्रता प्रचलित थी, इसलिए पितृत्व का निर्धारण करना भी कठिन था। इस कारण आदिम समाजों में पिता महत्वहीन था और मातृ सिर्फ ही प्रारंभिक समूह था। मॉर्गन ने कई जनजातियों में उत्सवों एवं त्योहारों के अवसर पर यौन संबंधी स्वतंत्रता का उल्लेख किया। कुछ जनजातियों में पत्नी की अदला बदली व पत्नी उधारी की प्रथा थी, तो कुछ में मेहमान आने पर मेजबान उसे रात्रि को अपनी पत्नी भेंट करता था। भारत में भी कई जनजातियों में युवा गृह बने हुए हैं, जिनमें गांव के सभी कुंवारे लड़के लड़कियां साथ साथ रात्रि व्यतीत करते हैं। मूडिया गोड़ लोग इसे गोटुल कहते हैं। इनमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार साथी चुन लेते हैं और वे साथी बदलते भी रहते हैं। ओराव जनजाति में प्रत्येक कुंवारी लड़की की प्रेमिका होती है, जिसे पिल्लो कहते हैं। मध्य भारत की कई जनजातियों में विवाह से पूर्व लड़के लड़कियों को यौन संबंध स्थापित करने की छूट है, परंतु लड़की गर्भवती नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर माता पिता के लिए लज्जास्पद बात होती है। कोन्याक नागाओं में विवाह के बाद भी स्त्री दूसरे पुरुषों से यौन संबंध स्थापित कर सकती है और वह तब तक पति गृह में नहीं जाती जब तक उसके कोई संतान नहीं हो जाती। देहरादून की खस लोगों में नैतिकता का दोहरा मानदंड पाया जाता है, अर्थात बहू के रूप में एक स्त्री को ससुराल में यौन संबंधी कठोर नियमों का पालन करना होता है, लेकिन वह स्त्री अपने पिता के यहाँ बेटी के रूप में होती है तो उसे यौन व्यवहार की स्वतंत्रता होती है। हो जनजाति में माघी पर्व पर और उराव में खद्दी पर्व पर स्त्री और पुरुषों को यौन संबंध स्थापित करने की छूट होती है। मॉर्गन ने यौन साम्यवाद की पुष्टि के लिए वर्गात्मक सृजन शब्दावली का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखा कि कई जनजातियों में एक आयु के अनेक लोगों को एक ही संबंध संज्ञा का संबोधन किया जाता है। जैसे पिता, चाचा, ताऊ आदि को एक ही नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार से माँ, चाची, ताई व मौसी को भी एक ही नाम से पुकारा जाता है। पिता के पिता यानी कि दादा, जिसको पितामह कहते हैं, माता के पिता नाना,
वह माता के भाई मामा, पत्नी का पिता ससुर, माता के पुत्र, साले के लड़के आदि को भी एक ही शब्द संज्ञा से संबोधित करते हैं। इस आधार पर मॉर्गन कहते हैं कि यह इस बात का सूचक है कि प्रारंभ में समूह विवाह रहे होंगे और एक समूह के लोगों को दूसरे समूह के लोग एक ही शब्द संज्ञा से पुकारते थे। ऑस्ट्रेलिया व ट्रोबेंडा द्वीप समूह की जनजातियों में संतानों को अपने पिता का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, अतः पिता ही पीढ़ी के लिए सभी लोगों को पिता शब्द से पुकारा जाता है। पिता की पीढ़ी के सभी लोगों को पिता शब्द से पुकारा जाता है। इसके बाद में अगला सिद्धांत है परिवार उत्पत्ति का, वह है एक विवाही सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोनोगेमी। मानव विवाह का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक में वेस्टरमार्क ने अपना एक विवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया। वे यौन साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना करते हैं और इस मत को स्वीकार नहीं करते कि कभी ऐसी भी व्यवस्था रही होगी जब स्त्री पुरुषों में यौन संबंध स्थापित करने का निर्बोध स्वतंत्रता थी। डार्विन का कहना है कि परिवार का जन्म पुरुषों के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ। डार्विन की इस मत का वेस्टरमार्क ने समर्थन किया और कहा कि पुरुष स्वभाव से ही ईर्ष्यालु है, वह स्त्री पर संपत्ति की भांति अपना एकाधिकार चाहता है। अपनी शक्ति के कारण वह एकाधिकार को बनाए रखने में सफल भी हुआ है। इस एकाधिकार को जब सामाजिक स्वीकृति मिल गई तो वह एक विवाह की प्रथा बन गई। वेस्टरमार्क का कहना है कि मनुष्य में नहीं वर्ण कई प्रकार की चिड़ियाओं, छोटी पूंछ वाले बंदरों, गोरिल्ला, चिंपांजी आदि में भी एक विवाह की प्रथा है। मादा चिड़िया जब अंडे को सेती है तो नर चिड़ा उसे भोजन ला कर देता है। स्तनधारी प्राणियों में तो माँ पर बच्चे की निर्भरता और अधिक है, क्योंकि वह लंबे समय तक स्तनपान करता है। उसका शैशव काल लंबा होता है, तब उन्हें माता पिता द्वारा ही भरण पोषण और रक्षण प्राप्त होता है। स्त्री को भी गर्भावस्था में गर्भकाल लंबा होने और ऐसा होने के कारण पुरुष के संरक्षण की आवश्यकता होती है। उस श्रेणी के पूंछ रहित बंदरों से लेकर मनुष्य तक में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि मादा के गर्भवती होने पर पुरुष उसके लिए घर बनाता है, भोजन लाता है, वह जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार की आशा कामाचार की स्थिति में नहीं की जा सकती, अतः यौन साम्यवाद की कल्पना अवास्तविक व अव्यवहारिक है। वेस्टरमार्क के सिद्धांत की पुष्टि जुकरमैन तथा मेलिनोवस्की ने भी की। मेलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक सेक्स एंड रिप्रेशन इन सिविल सोसाइटी में इस बात की पुष्टि की कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लाया है और वह परिवार एक वही परिवार ही है। अन्य विवाह प्रथाएं जैसे बहुविवाह आदि तो रोग के रूप में समाज में एदा-कदा रही हैं। मेलिनोवस्की लिखते हैं, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। अब आगे जो सिद्धांत हैं वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।